हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में जो ड्राइंग की बुक पढ़ाई जाती है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आंतरिक तार का स्थापन एवं आगरण, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे वीडियो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसमें आज हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं और इस न्यूमेरिकल की सहायता से हम लोग सीखेंगे कि किसी भी प्लान की वायरिंग को हम लोग कैसे करते हैं, उसकी एस्टिमेटेड कास्टिंग कैसे करते हैं, उसका आयोजन चित्र बनाते हैं, जैसा कि आपको प्लान में दिया गया और सवाल में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले आइए हम लोग सवाल को देखते हैं और इसमें आगे की चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक कमरे का प्लान चित्र में दिखाया गया है। यह आपका कमरा है, इसका जो प्लान है चित्र में आपको दिखाया गया है, जिसकी छत की ऊंचाई 4 मीटर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये 4 मीटर ऊंचा एक कोई प्लान है जो कि आपको दिखाया गया है और इसमें 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एक कलीय बैटन तार स्थापन होना है। सवाल में आपसे कह रहा है कि इस प्लान में आपको कैसी या किस तरह की वायरिंग करना है। बैटन तार स्थापन से आपको क्या करना है, वायरिंग करना है। उक्त विद्युत वितरण का आयोजन चित्र बनाते हुए कुल लागत का आकलन कीजिए। यानी इसमें कह रहा है विद्युत वितरण का आयोजन चित्र बनाने के लिए आपसे कह रहा है और आपसे कुल लागत का आकलन करने के लिए कह रहा है। ये दो बातें आपसे सवाल में पूछ रहा है। अब आइए हम लोग सबसे पहले प्लान देखते हैं। यह आपका प्लान है, 4 मीटर गुणे 3 मीटर का आपका इसमें एक रूम दिया गया है और जो बरामदा है वह 4 मीटर गुणे 3.5 मीटर का आपके पास बरामदा है। यानी जो इसकी इसकी लंबाई 4 मीटर और 3 मीटर इसकी चौड़ाई रूम की है। वहीं पर बरामदे की लंबाई 4 मीटर और 3.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर आपको डोर की स्थिति को दिखाया गया है और यहाँ पर आपको डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है। इसकी स्थिति को दिखाया गया है कि आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्थापित करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर इस सवाल को आप देखेंगे तो सवाल की डायमेंशन देने के अलावा इसमें कोई भी डाटा आपको नहीं दिया गया है कि इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल बिंदु प्रयोग में लाए जाने हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग बल्ब का प्रयोग करेंगे, ट्यूबलाइट का प्रयोग करेंगे या फैन का प्रयोग करेंगे या 5 एम्पीयर शॉक, कुछ भी आपको जानकारी नहीं दिया गया है। तो इसमें हमको अपने हिसाब से सारा काम करना पड़ेगा कि हम इसमें बल्ब का प्रयोग करेंगे या ट्यूबलाइट का प्रयोग करेंगे या फ़ैन का प्रयोग करेंगे या कौन से इलेक्ट्रिकल बिंदु हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। तो इस तरह के सवाल में जब डाटा नहीं दिया रहता है तो सवाल करने के लिए जो हम काम करते हैं, यानी जिस आधार पर हम काम करते हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग पूर्वानुमान में लिखते हैं। यानी एक जानकारी साझा करते हैं कि इस सवाल में हम लोग क्या काम किए हैं। तो आइए हम लोग भी कुछ बातें यहाँ पर पूर्वानुमान में लिखते हैं कि इस रूम में हम लोग क्या प्रयोग करने वाले हैं और बरामदे में क्या प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है पूर्वानुमान। यह पूर्वानुमान आपको लिखना पड़ता है और यह हर सवाल में पूर्वानुमान आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे किसके लिए, रूम के लिए। आपका जो ये रूम है, रूम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पूर्वानुमान लिखेंगे। तो 4x3 मीटर के रूम में हम लोग प्रयोग करने वाले हैं 2 ट्यूबलाइट। 2 हम लोग प्रयोग करेंगे, ट्यूब लाइट प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों। 2 ट्यूबलाइट ये यहाँ पर पर्याप्त उजाला कर देगी और ये ट्यूबलाइट हम लोग कितने वाट में लेने वाले हैं, 40 वाट में। उसी प्रकार से चूँकि ये रूम है तो इसमें फ़ैन भी चाहिए, तो हम लोग इसमें एक सीलिंग फ़ैन भी प्रयोग करने वाले हैं, एक फ़ैन प्रयोग करेंगे और एक इसमें 5 एम्पियर का सॉकेट भी हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। 5 एम्पियर का सॉकेट भी प्रयोग करने वाले हैं। इतनी बातें हम जो है यूज करेंगे किसके लिए, रूम के लिए। वहीं पर अब दूसरा पॉइंट आप बरामदे के लिए लिखेंगे। बरामदा जो है आपका, बरामदे में भी हम लोग 2 ट्यूबलाइट प्रयोग करेंगे, 2 ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट हमारे कितने वाट की होगी, 40 वाट की होगी। वहीं पर हम लोग इसमें फ़ैन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बरामदा आपका खुला होता है, इसमें फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग चार्जिंग के दृष्टिकोण से हम लोग एक 5 एम्पियर का सॉकेट प्रयोग करने वाले हैं, 5 एम्पियर का सॉकेट।
और जो 5 एम्पेयर के सॉकेट होते हैं दोस्तों, जो 5 एम्पेयर के सॉकेट होते हैं ये 100 वाट में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। वहीं पर आपका फ़ैन जो हम लोग प्रयोग में लाए हैं वह 60 वाट का है। जो फ़ैन हम लोग प्रयोग में लाए हैं वह कितने वाट का है, 60 वाट का है। 60 वाट का हम फ़ैन प्रयोग में लाने वाले हैं या लाए हैं। इतनी जानकारी आपने लिखा। और क्या जानकारी आप इसमें दे सकते हैं, आप और जानकारी दे सकते हैं किसके बारे में, जो आप डीबी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्थापित करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम लोग स्थापित करेंगे ज़मीन से 1.25 मीटर पर। वहीं पर जो हम लोग एसबी यानी स्विच बोर्ड स्थापित करेंगे, इसकी भी ऊंचाई ज़मीन से 1.25 मीटर होने वाली है। और जो वायरिंग की क्षैतिज रन होगी दोस्तों, क्षैतिज रन जो होगी, जो क्षैतिज रन होगी वह कितना होगी, 3.5 मीटर होगी। यानी वायरिंग हमारी 3.5 मीटर की ज़मीन से ऊंचाई पर जाएगी, जो क्षैतिज रन होती है। अब इतनी जानकारी के आधार पर हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि वायरिंग का जो तरीका होगा, वायरिंग हम लोग किस मेथड से करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लिख सकते हैं। तो वायरिंग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, इस बैटन वायरिंग में हम लोग लूप इन मेथड से वायरिंग करेंगे। दोस्तों लूप इन मेथड में हम लोग तार को कहीं काटते नहीं हैं, वायरिंग में कहीं जोड़ नहीं बनता है। वायरिंग की लागत तो अधिक आती है, लेकिन तो यह लूप इन मेथड से वायरिंग करना एक तरह से बहुत ही टिकाऊ माना जाता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अधिक होती है, वायरिंग में आग लगने का खतरा बहुत कम होता है, मेंटेनेंस कास्ट बहुत कम आता है। ओवरऑल ये लूप इन मेथड से वायरिंग करना जो है एक बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर दीवार की बात कर रहे हैं, दीवार की मोटाई को हम लोग यहाँ पर नगण्य मान के चल रहे हैं कि दीवार की मोटाई हम लोग कंसीडर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इतनी जानकारी आप जो है पूर्वानुमान में लिख दिए, क्या चीज़ें आप प्रयोग करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ऊंचाई कितना होगी, स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितना होगी, क्षैतिज रन की ऊंचाई कितना होगी, वायरिंग आप किस तरीके से करने वाले हैं। इतनी जानकारी के हिसाब से अब जो है, अब इन दोनों रूम में कितना पावर कंज्यूम होगा उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, या टोटल पावर कंजम्पशन की गणना करेंगे कि इन दोनों रूम में जो हम लोग ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट या जो भी विद्युत बिंदु लगाए हैं ये कितना पावर कंज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्यूबलाइट की पावर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके देखेंगे, किसके लिए, जो हमारी ट्यूबलाइट है, यह ट्यूबलाइट हमारे कितनी लगने वाली हैं संख्या में देख सकते हैं आप। जो 2 इसमें हम लोग प्रयोग किए हैं और 2 हम बरामदे में प्रयोग किए हैं, यानी ट्यूबलाइट की संख्या में कितने हैं, 4 हैं। और एक ट्यूबलाइट कितने वाट की है, 40 वाट की है, 40 वाट की है। तो ये ट्यूबलाइट कितनी पावर कंज्यूम करेगी, तो 4 चौको 16, 160 वाट। यानी जो हम दोनों कमरे में ट्यूबलाइट प्रयोग किए हैं ये 160 वाट की पावर कंज्यूम करेगी। वहीं पर अब दूसरी बात हम लिखेंगे फ़ैन के लिए। फ़ैन हम लोग केवल रूम में प्रयोग किए हैं, बरामदे में फ़ैन प्रयोग नहीं किए हैं, इसलिए जो फ़ैन होगा उसकी संख्या 1 है और जो फ़ैन हमने प्रयोग में लाया वह 60 वाट का प्रयोग में लाया है। तो यह जो फ़ैन हमारा पावर कंज्यूम करेगा वह कितना करेगा, 60 वाट। वहीं पर हमारा एक 5 एम्पियर का क्या है, सॉकेट है। यह हमने 2 प्रयोग में लाया है, एक इसमें और दूसरा इसमें। और जो सॉकेट पावर कंज्यूम करता है वह 100 वाट करता है। तो इसकी पावर आप टोटल पावर लिखेंगे तो 200 वाट ये क्या करेगा, हमारी पावर कंज्यूम करेगा सॉकेट जो 5 एम्पियर का है हमने प्रयोग में लाया है। अब इसके आधार पर हम लोग टोटल पावर निकाल सकते हैं। टोटल पावर कितनी होगी, ये जो पावर आप अलग अलग कंज्यूम हो रहे इसको जोड़ देंगे तो आपकी टोटल पावर निकल के आएगी। तो ये 0 हो जाएगा, 6 6 12 को 2 हो जाएगा, 2 1 3 और 4, यानी 420 वाट हमारी जो टोटल पावर कंज्यूम होगी। यानी दोनों रूम में जो हम पावर लगाए हैं, या ये कह सकते हैं कि जो हमारे बल्ब या ट्यूबलाइट या 5 एम्पियर के सॉकेट लगाए गए हैं यह 420 वाट की पावर को कंज्यूम करेंगे। यहीं पर टोटल पावर आपने निकाल लिया दोस्तों। तो यहीं से निकाल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिकल पॉइंट कितना है, यानी विद्युत बिंदु कितना है, विद्युत बिंदु, यानी हमारे टोटल पॉइंट कितना है, इसको भी आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं।
विद्युत बिंदु होते क्या हैं, मैं आपको बता दूं कि वायरिंग में जो हमारे फ़ैन होते हैं, जिस टाइप के भी फ़ैन हो, जो हम लाइट के लिए ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब या सीएफएल कुछ भी अगर हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं, या हमारे जो 5 एम्पियर या 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट हम लोग प्रयोग में लाते हैं, वह एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट की तरह काम में लाते हैं। और इसी पॉइंट के हिसाब से हम लोग जो भी हमारे इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनकी लेबर कास्ट हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पॉइंट कितने हो जाएंगे, 4 बल्ब है, 1 फैन है और 2 5 एम्पियर के सॉकेट है, यानी 4 1 5 2 7, यानी 7 हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल पॉइंट हो गए। इसकी गणना हमने कर लिया। और विद्युत बिंदु की गणना हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि नियम ये कहता है कि किसी परिपथ पर हम लोग 800 वाट और 10 से अधिक पॉइंट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर दोनों ही लिहाज से, यानी परिपथ बनाने के लिहाज से यहाँ पर 420 वाट हो रहा है और जो विद्युत बिंदु हो रहे हैं वो कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पर परिपथों की संख्या 1 बनेगी, यानी परिपथों की संख्या कितना होगी, 1 होगी। ये नियम कह रहा है परिपथों की संख्या हमारी 1 होगी, क्योंकि एक परिपथ पर हम लोग 800 वाट, एक परिपथ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक परिपथ पर हम लोग क्या करते हैं, 800 वाट और 10 पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो दोनों ही लिहाज से 800 वाट की जगह देखिए यहाँ पर 420 वाट है, ये भी कम है, और 10 पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो 7 पॉइंट है। तो दोनों ही लिहाज से एक परिपथ बनेगा। परंतु किसी भवन में किसी भी वायरिंग जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर कम से कम 2 परिपथ बनाते हैं। यहाँ पर 2 कमरे हैं, एक बरामदा है, एक हमारा रूम है। तो सुविधा की दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर 2 परिपथ लेने वाले हैं। बाकी एक ही परिपथ से आप पूरे घर के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, इस नियम को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर हम लोग परिपथ कितने लेने वाले हैं, परिपथों यानी परिपथों की संख्या हम लोग कितने लेंगे, 2 परिपथ हम लोग बनाने वाले हैं, एक इस रूम के लिए, एक बरामदे के लिए। दोस्तों इतनी जानकारी आपको हो जाने के बाद अब हम लोग टोटल इतने पावर के द्वारा, जो हमारे टोटल पावर हमने निकाला, इसके द्वारा कितनी करंट ली जाएगी सप्लाई से, इसकी गणना करेंगे। तो हम जानते हैं, अब आगे देखिए पावर का जो फार्मूला होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, I। यहाँ से हम लोग I यानी करंट की गणना करेंगे, I बराबर P बटे V से। तो पावर हमने कितना निकाला, 420 वाट, और हमारी सप्लाई वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। अब दोस्तों 420 वाट में 220 वोल्ट से अगर आप भाग करेंगे तो ये 1.91 एम्पियर आने वाला है। यह आपने करंट की गणना कर ली, यानी इतने एम्पियर की करंट जो है सप्लाई से इसमें ली जाएगी। अब जब आपने करंट की गणना कर लिया है तो इसी करंट के हिसाब से आप जो है इस वायरिंग में प्रयोग होने वाले कंडक्टर का चुनाव कर सकते हैं, वायरिंग में प्रयोग होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का चुनाव कर सकते हैं, वायरिंग में प्रयोग होने वाले मेन स्विच बोर्ड का चुनाव कर सकते हैं। तो आपने टोटल करंट निकाल लिया। इस करंट के लिए हम लोग प्रयोग में लाएंगे 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर, जो कि 5 एम्पियर तक की करंट को वहन करने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो चूंकि हमारी करंट लगभग 2 एम्पियर के करीब आ रही है, तो 1.5 mm का एल्युमिनियम कंडक्टर हम लोग यूज में लाएंगे इस वायरिंग में, और जो कि इस करंट को आसानी से वहन कर लेगा। यहीं पर दूसरी बात हम लोग मेन स्विच बोर्ड के बारे में लिखेंगे। मेन स्विच बोर्ड के बारे में हम लोग लिखेंगे। जो मेन स्विच बोर्ड स्थापित करेंगे वह 5 एम्पियर 250 वोल्ट, और कैसा यूज करेंगे, DPIC यानी डबल पोल आयरन क्लेड में हम लोग क्या करेंगे, 5 एम्पियर 250 वोल्ट ग्रेड में हम लोग मेन स्विच बोर्ड स्थापित करेंगे। वहीं पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में बता दें, यानी जो DB हम लोग लगाएंगे वह DB भी 5 एम्पियर 250 वोल्ट, ये भी DPIC। और कैसा होगा, द्विमार्गी हम लोग प्रयोग में, द्विमार्गी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रयोग में लाने वाले हैं। क्योंकि हमने परिपथों की संख्या 2 लिया है, इसलिए द्विमार्गी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड प्रयोग में लाएंगे, जो कि 5 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC यानी डबल पोल आयरन क्लेड में हमारे अवेलेबल हैं।
तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको अभी तक मैंने बता दी है। अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया, ये आपका प्लान दिया गया है। प्लान में 2 रूम है, एक रूम है, दूसरा बरामदा है। इसका साइज दिया था, इसमें हमको अपने हिसाब से काम करना है। तो इसके लिए हमने क्या माना, यहाँ पर पूर्वानुमान माना है, यानी रूम में हम लोग क्या चीज़ प्रयोग करने वाले हैं, बरामदे में क्या चीज़ प्रयोग करने वाले हैं। तो रूम में जैसे मैंने आपको बताया 2 ट्यूबलाइट 40 वाट में, एक फ़ैन और एक 5 एम्पीयर के सॉकेट हम लोग प्रयोग में लाने वाले हैं। वहीं पर बरामदे में 2 ट्यूबलाइट 40 वाट में 5 एम्पीयर के सॉकेट और ये 5 एम्पीयर के सॉकेट हम लोग प्रयोग में लाने वाले हैं। इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम जो स्थापित कर रहे हैं उसकी ज़मीन से ऊंचाई 1.25 मीटर और जो स्विच बोर्ड स्थापित कर रहे हैं उसकी भी ज़मीन से ऊंचाई कितना है, 1.25 मीटर है। वायरिंग का जो क्षैतिज रन है वह 3.5 मीटर है, क्योंकि नियम ये कहता है कि 4 मीटर तक की हाइट के लिए जो वायरिंग का क्षैतिज रन है वह 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। यहाँ पर वायरिंग हम लोग किस मेथड से कर रहे हैं, वायरिंग हम लोग कर रहे हैं लूप इन मेथड से, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है वायरिंग करने का। अब इतनी जानकारी के हिसाब से हमने टोटल पावर की गणना की, टोटल विद्युत बिंदु की गणना की, उसके बाद हमने परिपथों का निर्धारण किया। वैसे तो इस नियम के आधार पर देखेंगे तो एक परिपथ बनेगा, क्योंकि एक परिपथ पर हम लोग 800 वाट और 10 पॉइंट बना सकते हैं, परंतु सुविधा के दृष्टिकोण से, चूँकि यहाँ पर एक रूम और एक बरामदा है, तो सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर 2 परिपथ बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमने परिपथों की संख्या 2 निर्धारित कर लिया। अब जो है हम लोग जो हमने टोटल पावर निकाला, इस टोटल पावर के द्वारा कितनी करंट ली जाएगी इसकी हमने गणना किया। जैसा कि आप देख रहे हैं P बराबर V इंटू आई से हमने करंट का मान निकाला 1.91 एम्पियर। जब हमने टोटल करंट निकाल लिया दोस्तों, तो इसी हिसाब से हम लोग जो वायरिंग में प्रयोग लाए जाने वाले कंडक्टर हैं उसके साइज़ का चुनाव करेंगे, जो कि हमने चुना है 1.5 mm² एल्यूमिनियम कंडक्टर, जो कि 5 एम्पियर तक के करंट को वहन करने में सक्षम होता है। वहीं पर मेन स्विच बोर्ड हमने लगाया 5 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC यानी डबल पोल आयरन क्लेड में। वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी हमने स्थापित किया 5 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC द्विमार्गी। अब इसका हम लोग देखेंगे विद्युत वितरण आयोजन, और उसके बाद जो है हम लोग लागत का आकलन, यानी वायरिंग में कितना लागत आएगी इसका गणना करेंगे। तो वायरिंग में टोटल लागत ज्ञात करने के लिए आपको जो है विद्युत वितरण आयोजन बनाने के बाद आप जो है इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, और सिंगल लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग आप जो है कितने हमारे बैटन प्रयोग या तार कितने प्रयोग में लाए जाने वाले, उसी हिसाब से हम लोग टोटल कास्ट की गणना करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसका विद्युत वितरण का आयोजन चित्र बनाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग प्लान के हिसाब से उसका विद्युत वितरण आयोजन चित्र यहाँ पर बना लिया है। दोस्तों विद्युत वितरण आयोजन चित्र में मतलब एक तरह से वायरिंग अगर हम लोग करेंगे तो कहाँ किस स्थिति में हमारी ट्यूबलाइट होगी, किस स्थिति में हमारा फ़ैन होगा, स्विच बोर्ड की स्थिति क्या होगी, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि ये हमारा रूम था और ये हमारा बरामदा था। इसको आप लिख सकते हैं कि ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, ये आपका क्या है, बरामदा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस रूम में आपने बताया था 2 ट्यूबलाइट हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, तो T3 और T4 ट्यूबलाइट हमने प्रयोग किया है, और इस बरामदे में 2 ट्यूबलाइट T1 और T2 ट्यूबलाइट को प्रयोग किया गया है। वहीं पर इस रूम में एक जो है फ़ैन यहाँ पर लगाया गया है, और एक स्विच बोर्ड पर 5 एम्पेयर के सॉकेट को यहाँ पर दिखाया गया। ये 5 एम्पेयर का सॉकेट आपको स्विच बोर्ड पर स्थिति है, चूँकि 5 एम्पेयर के सॉकेट का सिंबल है कि स्विच बोर्ड पर सॉकेट भी लगाया गया है। उसी तरह से बरामदे में भी आप जो है एक 5 एम्पेयर के सॉकेट स्विच बोर्ड पर स्थापित किए हैं। यहाँ पर दरवाजे की स्थिति है। दरवाज़ा चूँकि 1 मीटर लगभग चौड़ा होता है, तो उसको दीवार से कुछ दूरी छोड़ने के बाद जो है दरवाज़ा लगाया गया है, करीब आधा मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपने 1.5 मीटर छोड़कर यहाँ पर डीबी की स्थिति को दिखाया था, तो यहाँ पर आपने डीबी स्थापित कर दिया, और जो बीच वाली दीवार है वहाँ से डीबी की स्थिति 2 मीटर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो आपने T1 और T2 ट्यूबलाइट प्रयोग में लाया, यह इस दीवार से 1 मीटर छोड़ के है, और इधर से भी 1 मीटर छोड़ के है, यानी 2 ट्यूबलाइट के बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर है।
दो ट्यूबलाइट के बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर है, क्योंकि इसकी जो लंबाई थी वो आपने बताया था, ये जो आपका बरामदा है वह 4 मीटर बाई 3.5 मीटर का है, यानी 4 गुणे 3.5 मीटर का ये आपका बरामदा है। तो 1 मीटर इधर डिस्टेंस, 1 मीटर इधर डिस्टेंस, 2 मीटर हो गया और 2 मीटर बीच में, यानी ट्यूबलाइट आपस में 2 मीटर की दूरी पर है और दीवार से 1 मीटर दूरी हट के है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो क्षैतिज रन है, क्षैतिज रन से हमारी जो ट्यूबलाइट प्रयोग में लाई गई है वह 1 मीटर नीचे, माने ट्यूबलाइट को क्षैतिज रन से लटका कर प्रयोग किया गया है। इसको जब हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे तो उसमें ये बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि ट्यूबलाइट जो यूज किया गया, प्रयोग किया गया, वह क्षैतिज रन से 1 मीटर नीचे यानी लटकाकर आपको दीवार पर प्रयोग में लाया गया है। दोस्तों, इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो इस स्थिति में देख सकते हैं आपका जो फ़ैन है, फ़ैन जो है इस रूम में, चूँकि इसकी लंबाई 4 मीटर, तो बीच में हमने क्या किया है, फ़ैन को प्रयोग में लाया है। बीच में आपने फ़ैन को प्रयोग में लाया है और ये फ़ैन है। फिर उसके बाद जो 2 ट्यूबलाइट है, इनके भी बीच की दूरी 2 मीटर है, दीवार से इनकी दूरी कितना है, 1 मीटर है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 परिपथ, हमने बताया था कि 2 परिपथ बने हैं। 2 परिपथ, एक परिपथ इस SB1 के लिए, दूसरा परिपथ इस SB2 के लिए गया है। यानी एक परिपथ में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो 2 परिपथ हैं, तो टोटल आपके 4 कंडक्टर इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकल के जाएंगे। 4 कंडक्टर, यानी 4 कंडक्टर 2 परिपथ के होंगे, एक फेज का, एक न्यूट्रल का। अब इस जो है विद्युत वितरण आयोजन चित्र आपने ऐसा बना लिया। अब इसी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम। यानी सिंगल लाइन डायग्राम में एक लाइन खींचते हैं हम लोग और जितने चालक तार होते हैं उनकी स्थिति को दर्शाते हुए उनकी दूरी कितना है, कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट लगाए गए हैं, कितनी दूरी पर हमारे कनेक्शन बनाया गया है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाते हैं। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम है और सिंगल लाइन डायग्राम जो आपने यह विद्युत विवरण का आयोजन चित्र बनाया है, इसकी मदद से ही बनेगा, क्योंकि ये अलग अलग हो जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इसका एक जो है छोटी सी कॉपी आपके सामने रखा हूँ, क्योंकि समझाने में थोड़ा आपको समझाने में आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए हम लोग दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये आपकी DB है। DB से आपको कितने तार निकले, 4 तार निकाले गए हैं। DB से कितने तार निकाले गए हैं, 4 तार। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 परिपथ बनाए गए हैं, इसलिए 2 परिपथ में कितने तार होंगे, 4 तार होंगे। और ये 4 तार आपको जो है निकले हैं। और यहाँ पर देखिए DB की जो क्षैतिज रन से ऊंचाई है वो कितना है, 2.25 मीटर है। 2.25 मीटर कैसे होगी, जो DB होगी वह ज़मीन से 1.25 मीटर पर लगाई गई है और क्षैतिज रन जो है वह सीलिंग से आधा मीटर क्या है, नीचे है। तो इन दोनों दूरी को जोड़कर इस 4 टोटल जो सीलिंग की हाइट से 4 मीटर, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 2.25 मीटर आएगी। तो जितने भी हमारे क्षैतिज रन से DB है और SB1 है, SB2 है, इनकी जो ऊंचाई होगी क्षैतिज रन से वह 2.25 ही मीटर होगी। यह डिस्टेंस आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो देखिए आप यहाँ पर DB से आप जो है इधर की तरफ आएंगे, यानी इस परिपथ के लिए आएंगे, SB1 के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितना लिखा गया है, 2.5 मीटर। और 2.5 मीटर कैसे है, यह आपको विद्युत परिपथ के योजना चित्र से पता लगेगा। जैसे देखिए मैंने बताया आपको DB जो है 1.5 मीटर की दूरी पर लगाया गया, 1.5 मीटर इधर, और इधर से SB1 तक की दूरी कितना, 1 मीटर। तो ये टोटल दूरी आपकी कितना हो गई, टोटल दूरी हो गई आपकी 2.5 मीटर। तो ये 2.5 मीटर हो गया। और इसमें कितने तार होंगे, क्योंकि इस SB1 के लिए 2 तार गए होंगे, एक फेज़ के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे SB1 पर एक 5 एम्पेयर का सॉकेट लगाया गया, इसलिए इस पर न्यूट्रल भी आएगा। तो 2 तार तो इस पर आएंगे और इस पर जितने पॉइंट कनेक्ट होंगे उतने निकल के जाएंगे और एक न्यूट्रल वाला निकल के जाएगा तार। तो देखिए 2 तार इस पर आएंगे, इस पर कितने पॉइंट कनेक्ट हैं, आप यहाँ पर देखिए 1 और 2 पॉइंट कनेक्ट है, तो 2 तार निकल के जाएंगे और एक न्यूट्रल इनके लिए जाएगा। तो 3 तार उसके हो गए और 2 तार इस पर आए हैं, एक फेज़ का और एक न्यूट्रल का, यानी टोटल 5 तार हो गए। यहाँ पर टोटल कितने, 5 तार हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 5 तार आपके हो गए। बाकी इधर 3 तार है। तो देखिए 3 तार कैसे होंगे इस ट्यूबलाइट के लिए। ट्यूबलाइट जो है यहाँ से SB1 से एक तार इसके लिए गया होगा, जो कि फेज का गया होगा, यह होगा। दूसरा न्यूट्रल का गया होगा।
और न्यूट्रल वापस आया होगा, इसलिए यहाँ पर कितने हैं, 3 तार हैं। यहाँ से यहाँ तक 4 तार कैसे हैं, ये पूरी लाइन में आपने बताया था कि एक फेज और एक न्यूट्रल आया है इसके लिए, तो 2 तार उसके लिए हो गए, एक न्यूट्रल रिटर्न इसके लिए गया है 3 तार, और एक इसके लिए फेज बार गया, तो 4 तार यहाँ पर आपको हो गए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितना है, 2 मीटर है, यानी SB1 से T2 के बीच की डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। तो ये 2 मीटर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 मीटर आपको दिख रहा है। इसमें 2 चालक तार होंगे, क्योंकि ये T2 जो ट्यूबलाइट है यहाँ के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल आने वाला है, और जो ये ट्यूबलाइट है वह क्षैतिज रन से 1 मीटर नीचे लटका कर लगाई गई है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया। इस बात को आप पूर्वानुमान में लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा, पूर्वानुमान में आप लिख सकते हैं कि ट्यूबलाइट जो लगाई जानी है वह क्षैतिज रन से 1 मीटर नीचे लटका कर लगाई गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई तो देखिए सभी ट्यूबलाइट जो है 1 मीटर नीचे, ये भी 4 ट्यूबलाइट है, सभी 1 मीटर के हैं, क्षैतिज रन से नीचे लगाई गई हैं। अब इधर की चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो अब हम लोग इधर की चीज़ों को देखने वाले हैं। अब यहाँ से देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से यहाँ तक, यानी जो ये ट्यूबलाइट है यहाँ तक कितने चालक तार होंगे, 2 चालक तार होंगे, और कितनी डिस्टेंस है, 3 मीटर। तो यानी DB यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ये ट्यूबलाइट यानी जो आपकी T3 ट्यूबलाइट है यहाँ तक के बीच की दूरी 3 मीटर है। कैसे है इसको आप यहाँ से पता कर पाएंगे। देखिए आप इस फिगर में, नीचे वाले फिगर में, यहाँ जो आपकी DB लिखाई गई, DB से इस दीवार के बीच की दूरी 2 मीटर है, और इस दीवार से ये जो ट्यूबलाइट लगाई गई वह 1 मीटर की दूरी पर लगाई गई है। यानी ये पूरा जैसे आपको ये एक U आकार का दिख रहा है, इसको आप फैला दीजिए, एक सीधी रेखा बना दीजिए, तो ये सीधी रेखा आपको बनाई गई है, और इसी सीधी रेखा के नीचे यह आपका क्या है, SB1 लगाया गया है। चूँकि ये क्षैतिज रन जो गई होगी वह ज़मीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होगी, उतना हम ऊंचाई पर पहुंच नहीं सकते, तो इस DB को या SB1 को SBT को नीचे लगाया गया, और जो हमारे पंखा है वह सीलिंग पर लगाया गया, और ट्यूबलाइट इसी क्षैतिज रन से 1 मीटर नीचे लगाया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया, ये 3 मीटर की दूरी है। इसमें 2 तार आपको दिखाए गए हैं। 2 तार कैसे होंगे, ये एक फेज और न्यूट्रल का कहाँ तक के लिए गया होगा, SB2 के लिए यहाँ पर तार गए होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 2 तार आपको दिखाए गए हैं, ये इसमें एक फेज का होगा, एक न्यूट्रल का होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 तार दिखाए गए हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। यानी T1 ट्यूबलाइट से SB2 के बीच की दूरी कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आपकी कितना है, जो है आपका 1 मीटर, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो 1 मीटर इधर हो गया, तो ये 1 मीटर और 1 मीटर, यानी जो आपका SB2 लगाया गया है वह बीच में लगाया गया है। भले इसकी पोजीशन आपको बीच में नहीं दिख रही है, लेकिन तो यह बीच में है। तो यह आपको SB2 यानी 1 मीटर पर आपको SB2 दिख रहा है। और यहाँ पर 5 तार कैसे हैं यह मैं आपको समझा दूँ। 2 तार तो एक फेज और एक न्यूट्रल का इसके लिए आया होगा, SB2 के लिए गया, और इससे एक जो है फेज इसमें आया, 3 तार हो गया, एक न्यूट्रल आया, 4 तार हो गया, और वही न्यूट्रल दोस्तों यहाँ से क्या है, रिटर्न होकर गया है, यहाँ से रिटर्न होकर न्यूट्रल गया है, जो कि यहाँ पर दिखाया नहीं। यहाँ पर 3 तार होना चाहिए, न्यूट्रल रिटर्न होकर गया है तो यहाँ पर 3 तार होना चाहिए, न्यूट्रल रिटर्न होकर गया तो यहाँ पर 5 तार हो गया। वही न्यूट्रल आपका इसमें जाएगा, फिर वही न्यूट्रल लाकर इसमें लाकर छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 तार होंगे, यहाँ पर गलत लिखा है। तो यहाँ पर 5 तार कैसे हो गए, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। 5 तार यहाँ पर आप देखिए, इसमें 2 तार आपका एक फेज और एक न्यूट्रल का इस DB से यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से SB1 के लिए SB2 के लिए आया होगा, 2 तार इसके हो गए, एक इसके लिए गया होगा फेज वार SB2 से, 3 तार हो गए यहाँ पर, एक न्यूट्रल गया होगा, 4 तार हो गए, फिर न्यूट्रल यहीं से वापस गया होगा, इसलिए यहाँ पर 5 तार होंगे, और यहाँ पर कितने तार होंगे, 3 तार होंगे, क्योंकि मिसप्रिंट भी होता है तो यहाँ 3 तार होंगे, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ 3 तार हो गए। बाकी यहाँ पर 6 तार हैं, तो 6 तार कैसे होंगे इसको आप देख लीजिए। 1 2 3 पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंट तो 3 तार इसके लिए यहाँ पर होंगे, एक फेज और एक न्यूट्रल आया होगा, 3 तो 5 तार हो गए, और एक न्यूट्रल वापस गया होगा सबके लिए, एक इसमें गया होगा, फिर रिटर्न होकर इसमें गया होगा, फिर इसमें लाया, तो यहाँ पर न्यूट्रल को लेकर 6 तार हो गए। तो 6 तार यहाँ पर हो गए। बाकी यह जो है यहाँ से यहाँ तक 3 तार है, जैसे मैंने बताया न्यूट्रल यहाँ से गया इस तरह से, फिर इसमें गया, फिर न्यूट्रल आया यहाँ से
तो यहाँ पर न्यूट्रल गया और न्यूट्रल आया, तो न्यूट्रल के 2 तार और एक फेज यहाँ से सीधे गया होगा, इसका 3 तार यहाँ पर हो गए और इसकी हाइट कितना है 2 मीटर है। यानी क्षैतिज रन से क्या है, क्षैतिज रन से आधा मीटर आप ऊपर जाएंगे तो कॉर्नर में पहुँच जाएंगे और कॉर्नर से फिर 1.5 मीटर आने के बाद जो है इधर से आप यहाँ पर लगाए हैं सीलिंग फैन। यानी सीलिंग फैन आप जो है दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है, परंतु बीच में है, क्योंकि ये जो दूरी थी आपको टोटल दूरी कितना थी 3 मीटर थी, तो 1.5 मीटर की दूरी पर आपने फ़ैन यहाँ पर लगाया है। तो यह फ़ैन की जो है क्षैतिज रन से टोटल दूरी 2 मीटर हो गई। फिर यहीं से थोड़ी दूरी पर मैंने 0.5 मीटर पर आपने क्या लगा दिया, क्षैतिज रन से नीचे आपने क्या लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दिया। 0.5 मीटर की दूरी पर आपने क्या लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दिया। यानी जो आपका स्विच बोर्ड लगाया गया, कुल मिला जुला के ये जो स्विच बोर्ड लगाया गया है वह इस दीवार से 2 मीटर की दूरी पर है और लगभग में 2 मीटर के बाद 0.5 मीटर 2.5 मीटर पर इस दीवार से हमारी क्या है ट्यूबलाइट है। ये ट्यूबलाइट लगा दी गई और ये ट्यूबलाइट क्षैतिज रन से 1 मीटर नीचे लगाई गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर 2 चालक तार हैं, एक फेज और न्यूट्रल के। तो इस तरह से आपका सिंगल लाइन डायग्राम बनता है और सिंगल लाइन डायग्राम के ही हिसाब से आप जो है चालक की गणना कर सकते हैं, बैटन की गणना कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर कितने चालक प्रयोग में लाए गए हैं, इसको हमको देखना है। तो अब इसको हम लोग हटा देते हैं और ये फिगर हमको समझना है नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों देखिए, चालक व बैटन की लंबाई गणना करने के लिए आपको टेबल है, इसमें आपको समझना है। तो 2 चालक कहाँ कहाँ हैं हम लोग इसको काउंट करेंगे और 2 चालक जो है किस साइज़ के बैटन पर जाएंगे, वह 13x13 mm के बैटन पर जाएंगे। और 2 चालक कहाँ कहाँ हैं, जैसे ये 1 मीटर, देखिए यहाँ पर 2 चालक तार हैं और इसकी दूरी कितना 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया। 2 चालक तार यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 0.5 मीटर। फिर 2 चालक तार कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए 3 मीटर में है, सॉरी ये 2 मीटर में है, तो 2 मीटर यहाँ पर 3 चालक तार हैं, हमको केवल 2 चालक तार गिनना है। तो 2 चालक तार देखिए यहाँ से यहाँ तक के 2 चालक तार, तो यहाँ दूरी कितना है 3 मीटर है। फिर आपको 2 चालक तार और कहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 चालक तार हैं, उसकी दूरी कितना है 2.5 मीटर। और 2 चालक तार यहाँ से यहाँ तक हैं जिसकी दूरी कितना है 2 मीटर, और 2 चालक तार यहाँ से यहाँ तक हैं जिसकी दूरी कितना है 1 मीटर। सभी दूरी को जोड़ देंगे तो 10 मीटर आएगा। तो ये बैटन की आपने लंबाई निकाल ली है 10 मीटर, और इसमें जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये 10 दूना के 20, यानी चालक तार की लंबाई 20 मीटर आ जाएगी। अब हम लोग 3 चालक तार देखेंगे और 3 चालक तार के लिए 19x13 mm का हम लोग बैटन प्रयोग में लाने वाले हैं। तो 3 चालक तार इसमें ढूंढना है आपको कहाँ कहाँ 3 चालक तार प्रयोग में लाया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए 3 चालक तार हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं 2 मीटर में, और उसके बाद 3 चालक तार आपको कहाँ दिख रहे हैं, 3 चालक तार आप यहाँ पर देखिए, ये आपको गणना नहीं किया है लेकिन तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर 3 चालक तार होंगे, तो यहाँ पर 1 मीटर की दूरी है, तो ये 1 मीटर आपसे गणना में इसको लिया है, इसलिए यह 3 मीटर होंगे। यानी 3 चालक, ये बैटन की लंबाई 3 मीटर होगी, तो चालक तार की लंबाई 3 तरीके 9 मीटर होगी। वहीं पर 4 चालक तार कहाँ पर हैं, इसको आप देखिए 4 चालक तार भी 19x13 mm के बैटन पर जा सकते हैं। तो 4 चालक तार आपको ढूंढना है इसमें। देखिए यहाँ पर 4 चालक तार हैं और कितनी दूरी के लिए हैं, यहाँ पर हैं 4 चालक तार, और आपको ढूंढना है कहाँ 4 चालक तार हैं। यहाँ पर 4 चालक तार है, 4 चालक तार यहाँ पर हैं, 4 चालक तार यहाँ पर हैं। तो देखिए ये दूरी आपको 2.25 मीटर लिखा गया है, लेकिन तो इसमें कितना लिया है 4 चालक तार के लिए 2 मीटर लिया है, जो कि गलत है। ये कितना होना चाहिए 2.25 मीटर होना चाहिए, और ये इतनी दूरी के लिए ये कितना है 1 मीटर है। इतनी दूरी के लिए कितना है 1 मीटर है, तो 1 मीटर ही है। तो 2 1 3, चूँकि हम लोग इसी हिसाब से चल रहे हैं जैसा इसमें लिखा गया है, तो 2 1 3 मीटर। आप इसमें 2.25 मीटर में आप जो है 1 जोड़ सकते हैं, तो ये 3.25 मीटर हो जाएगा। फिर उसमें आप जो है 4 से गुणा करके चालक तार की लंबाई की गणना कर सकते हैं। वहीं पर 5 चालक तार देखिए, 5 चालक तार के लिए हमारे जो बैटन प्रयोग में लाए गए हैं वो 25x13 mm का बैटन प्रयोग में लाया गया है। तो 5 चालक तार कहाँ कहाँ हैं इसको आपको देखना है। तो सबसे पहले 5 चालक तार इसमें आप ढूंढ सकते हैं। देखिए इतने से इतने दूरी के लिए हमारे क्या है 5 चालक तार प्रयोग में लाए गए हैं। तो ये क्या है ये 5 चालक तार, टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी आप देखिए कितना है
1.25 मीटर है, इसमें से ये दूरी आप क्या कर देंगे 1 मीटर घटा देंगे तो इतनी दूरी आपको निकल के आएगी। तो इतनी दूरी आपको कितना होगी 1.25 मीटर होगी। तो 1.25 मीटर होगी और इसमें 5 चालक तार आप ढूंढ सकते हैं। 5 चालक तार देखिए यहाँ पर 1 मीटर के लिए 5 चालक तार हैं, तो 1 मीटर दूरी यहाँ पर है। तो इसको आप टोटल जोड़ देंगे तो 2.25 मीटर होगा और इसमें जब 5 से गुणा कर देंगे तो 11.25 मीटर आपके चालक तार की लंबाई आएगी। उसके बाद 6 चालक तार देख सकते हैं। 6 चालक तार भी 25x13 mm के बैटन पर हम लोग लेकर जा सकते हैं। और 6 चालक तार कहाँ कहाँ हैं इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर 6 चालक तार हैं। कितनी दूरी के लिए 2.25 मीटर के लिए और 6 चालक तार देखिए कहाँ पर 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर और आपको ढूंढना है कहाँ पर है। तो दोस्तों ये 0.5 मीटर मेरे देखने के हिसाब से तो इसमें कहीं 6 चालक तार मतलब आधा मीटर में नहीं कहीं हैं। अगर आपको कहीं दिख जाए तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे इसमें कुछ डाटा गलत भी दे सकता है, जैसे 0.5 मीटर आपको इतने 2 चालक तार के लिए दिख रहा है, चूँकि यहाँ पर 2 चालक तार है 6 चालक तार नहीं है, इसलिए ये 0.5 मीटर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। चूँकि इसमें कंसीडर किया गया है तो हम लोग इसको भी मान कर लेकर चलेंगे। 6 चालक तार, यह आपका 6 चालक तार जैसे आप यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे हैं इतनी दूरी के लिए 2.25 मीटर के लिए 6 चालक तार होंगे। तो और 6 चालक तार आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो ये गलत किया है। इसमें 2.25 मीटर ही आप कंसीडर करके चलेंगे। तो यानी इसमें जब आप ये बैटन की लंबाई होगी 2.25 मीटर, यानी इसमें 0.5 मीटर अगर कंसीडर किया है तो इसको जोड़ेंगे तो ये 2.75 मीटर हो जाएगा। और इसमें जब 6 से गुणा कर देंगे तो यह 16.50 मीटर चालक की लंबाई हो जाएगी। इस सबको जोड़ेंगे तो आपको कुल चालक की लंबाई जो है 68.75 मीटर आएगी, यानी 7.5 मीटर आएगी। क्योंकि इसमें कुछ डाटा 1-2 मीटर 5 मीटर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम लोग 15% जितनी भी हमारी लंबाई आएगी उसका 15% एक्स्ट्रा हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अब इतनी चीज़ें अगर आपको पता हो गई तो अब हम लोग देखेंगे सामग्री, आवश्यक सामग्री का विवरण और उसका मूल्य। चूँकि सवाल में ये भी पूछा गया था तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आवश्यक सामग्री का विवरण एवं मूल्य। जैसे ये सामग्री है, यह मात्रा है, यह दर है, यह मूल्य है। और यहाँ पर टिप्पणी में आपको कुछ लिखा जा सकता है जो भी आप चीज़ प्रयोग में लाए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले DPIC मुख्य स्विच फ्यूज सहित 5 एम्पीयर 250 वोल्ट में हमने प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपको पहले बताया गया, इसकी संख्या 1 है, 250 रुपये में एक मिलने वाली है और 250 रुपये की एक है तो एक ही प्रयोग में लाना है तो टोटल मूल्य इसका कितना हो जाएगा 250 रुपये। वहीं पर 5 एम्पीयर 250 वोल्ट DPIC वितरण बोर्ड फ्यूज इकाई सहित 3 मार्गी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हम लोग 2 मार्गी भी प्रयोग में ले सकते हैं। ये 3 मार्गी यहाँ पर लिखा गया तो ये संख्या में 1 है, ये 300 रुपये का एक मिलता है तो टोटल मूल्य इसका 300 रुपये हो जाएगा। वहीं पर आप देखिए 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम चालक PVC केबल जो है, इसकी टोटल लेंथ आई थी वह कितना आई थी यहाँ पर देख सकते हैं 68.75 मीटर आई थी। इसका हम लोग क्या लेंगे, काट छाट की दृष्टिकोण से हम लोग 10% अतिरिक्त लेंगे और उसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा 76.11 मीटर आएगा। और यह क्या है 76.11 मीटर, ये टोटल हमारी क्या हो गई चालक तार की लंबाई हो गई। और इसका जो मूल्य होगा 152 रुपया होगा। जैसा कि आपको पीछे लिस्ट में बताया गया था कि यह किस दर से आपका मिलता है, तो ये 152 रुपया होगा। तो टोटल मूल्य आपका 76.15 मीटर का 152 रुपया होगा। अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देखिए सागौन की लकड़ी का बोर्ड लेंगे 60 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर का, ये संख्या में 1 होगा और इसका मूल्य 55 रुपया होगा। किस लिए होगा, मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड को स्थापित करने के लिए होगा। आइए हम लोग कुछ और सामग्री के बारे में देख। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सागौन की लकड़ी का बैटन, जो कि 3 साइज़ में हम लोग प्रयोग में लाए थे, 13 mm गुणे 13 mm साइज़ में, 19 mm गुणे 13 mm साइज़ में, 25 mm गुणे 13 mm साइज़ में। जितने भी बैटन की लंबाई आई थी उसका 10% अतिरिक्त लेंगे तो 13 mm गुणे 13 mm का बैटन 11 मीटर लगेगा, या 19 गुणे 13 mm का बैटन हमारा 6.6 मीटर लगेगा, 25 mm गुणे 13 mm का बैटन जो है 5.5 मीटर लगेगा। ये 5 रुपया पर मीटर के हिसाब से मिलता है, इसमें गुणा करेंगे तो 55 रुपया आएगा। ये 5.5 रुपया पर मीटर के हिसाब से मिलेगा, इसका गुणा करेंगे 36.30
पैसा आएगा जो है 36 रुपया 30 पैसा आएगा। वहीं पर यह 6 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिलेगा तो 33 रुपया आएगा। उसी प्रकार बैटन मोड हमको लेने वाले हैं। ये 13 mm गुणे 13 mm का संख्या में 4 लगेगा। एक 4 रुपया का मिलता है, 4 चौको 16 रुपया होगा। और 19 mm गुणे 13 mm का संख्या में 2 लगेगा। और यह कहाँ पर ये 4 रुपया का एक मिलता है, सॉरी संख्या में 2 रहेगा। तो यह क्या है 4 रुपया का एक मिलेगा तो 4 दूना के 8 रुपया होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर मिसप्रिंट भी चूँकि लिखा है तो इसको आप करेक्ट करते रहेंगे। या तो ये 2 रुपये का मिलता होगा तो 2 दूना के 4 रुपया होगा। चूँकि ये साइज़ में बड़ा है इसलिए इसका मूल्य अधिक होगा जो है। तो यह 4 रुपया जैसे मतलब दिया है उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बैटन जो है हम टी टाइप का बैटन जो प्रयोग कर रहे हैं वो 19 गुणे 13 mm का, ये संख्या में 4 है। और एक 4 रुपया का मिलेगा तो 4 चौको 16 रुपया होगा। ये 25 गुणे 13 mm का बैटन है, संख्या में 2 है। एक का मूल्य 5 रुपया तो 5 दूना के 10 रुपया होगा। गुल्ली 25 mm गुणे 19 mm गुणे 45 mm की गुल्ली 60 लगेगी। और ये 2.5 रुपये का एक मिलेगा, इसमें गुणा कर देंगे तो ये 150 रुपया आपका होगा। वायरिंग क्लिप आप देखिए जो है वायरिंग क्लिप 25 mm का और 32 mm का, यह 200 संख्या में लगेगा और यह 200 लगेगा। वायरिंग क्लिप क्या होता है, वायरिंग को फंसाने के लिए वायरिंग क्लिप का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही सामग्री की सूची जब बता रहा था उसमें चर्चा कर दिया है। अब ये जो है 200 संख्या में लगेगा 8 रुपया प्रति 100, तो 100 का 8 रुपया लगता है तो 200 का कितना लगेगा 16 रुपया। उसी तरह से इसका भी 16 रुपया लगेगा। पेच वकील जो है यह प्रत्येक के लिए 100 लगेगा और 8 के लिए एक, तो 100 में कितना लगेगा 8 रुपया का 100 मिलेगा। तो चूँकि 100 लग रहा है प्रत्येक का मतलब एक जो है परिपथ में 100 लगेगा, दूसरे परिपथ में 100 लगेगा तो 8 का जो है 100 मिलेगा तो 100 भी 8 का मिलेगा, यानी यह मूल्य जो हो जाएगा 16 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से राउंड ब्लॉक हम लोग 10 सेंटीमीटर प्रयोग में लाए हैं तो ये संख्या में क्या है 5 लगेगा। किसके लिए लगेगा जो है, जैसे आपका 4 ट्यूबलाइट हो गया, एक फ़ैन के लिए ये राउंड ब्लॉक लगेगा। ये 4 रुपया का एक मिलेगा तो 20 रुपया इसका प्राइस हो जाएगा। स्विच बोर्ड सागौन की लकड़ी का हम लोग इस साइज़ का प्रयोग करने वाले हैं, बैकलाइट सीट साइट, ये संख्या में 2 लगेगा। 2 स्विच बोर्ड हमने प्रयोग किया गया है, संख्या में 2 लगेगा। 2 स्विच बोर्ड हमने प्रयोग में लाया है तो यह 20 रुपया का एक मिलेगा, 20 दूना के 40 रुपया होगा। वहीं पर बैकलाइट सीलिंग रोज जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट होते हैं वो सीलिंग रोज पर लगाए जाते हैं। तो यह मैंने जो भी हमारे पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सीलिंग रोज पर लगाए जाते हैं। तो यह 5 संख्या में 5 होगी, 8 रुपया का एक मिलेगा तो 8 × 40 रुपया हो जाएगा। वहीं पर 5 एम्पेयर का सॉकेट 2 है, ये एक 10 रुपया में मिलेगा तो 10 दूना के 20 रुपया हो जाएगा। 5 एम्पेयर प्लस स्विच, ये संख्या में 7 लगेगी तो ये कितना हो जाएगा, एक 10 रुपया का मिलेगी तो 7 10 में 70 रुपया हो जाएगा। भूतार जो है 25 मीटर यानी 500 ग्राम हम लोग लेने वाले, 90 रुपया का 1 kg मिलता है तो 90 रुपया का 1 kg मिलता है तो 500 ग्राम का आपका 45 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इस टोटल मूल्य को आप इस तरह से टोटल मूल्य जो आपको दिख रहा है इसकी गणना करेंगे तो ये आपका कुल मूल्य कितना हो जाएगा 1235 रुपया हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये आपका ये टोटल हमारे सामग्री का मूल्य हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं 1235 रुपया। अब इसी सामग्री के मूल्य का 10% हम लोग क्या लेते हैं, अतिरिक्त व्यय निकाल लेते हैं तो 123.50 पैसा आएगा, यानी 123.5 रुपये आएगा। क्योंकि मूल्य थोड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है, तो 10% हम लोग अतिरिक्त लेकर चलते हैं। मजदूरी व्यय भी हम लोग 10% लेंगे तो 10% हमारी मजदूरी व्यय भी इतने का हमारा इतना हो जाएगा, 123 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। अब निरीक्षण व्यय में अतिरिक्त व्यय जो है, जैसे अतिरिक्त व्यय जो है हमारा जिसको हम लोग 5% कंसीडर करते हैं, यह मतलब बढ़ सकता है तो हमने इसका 61 रुपया 75 पैसा निकाल लिया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी वायरिंग का जो कुल मूल्य आने वाला है 1543.75 रुपया आने वाला है और यही हमारी क्या होगी कुल लागत होगी। तो दोस्तों इस तरह से 1 2 सवाल 3 सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। आप इसी तरह से सवाल को लगाते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।